नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। बिहार विधानसभा चुनाव जिसको लेकर पॉलिटिकल पारा हाई है और ऐसे में बिहार में गठबंधनों का जोर है। सबकी तरफ से पूरी कोशिशें की जा रही हैं कि किसी तरीके से माहौल अपने पक्ष में कर लिया जाए। इस सब के बीच बीजेपी का क्या है नजरिया बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर, जमीनी एनालिसिस खुद पार्टी का अपना क्या है, इसे बताने के लिए बेहतरीन शख्सियत इस वक्त एबीपी न्यूज पर जो हमारे साथ मौजूद हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी। सर, बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज के लिए समय निकालने के लिए। नड्डा जी के बारे में मैं आपको बताना चाहती हूं कि जन्म बिहार में हुआ है और अध्यक्ष बनने के बाद पहला राज्य जहां चुनाव की जिम्मेदारी संभाली वो भी बिहार। ऐसा संयोग मुश्किल से ही हो पाता है। तो 2020 वाला बिहार विधानसभा चुनाव और अब 2025 वाला बिहार विधानसभा चुनाव, इन 5 साल के अंदर क्या कुछ बदला है और 20 के मुकाबले 25 का चुनाव आसान या मुश्किल? देखिए रोमाना जी की जहाँ तक 2020 का चुनाव है, उस समय भी स्पष्ट रूप से एनडीए के पक्ष में लोगों का रुझान था और वो रुझान चुनाव के शुरुआती तौर पर ही हमको दिखने को मिला था। एक खाली उसमें अंतर ये था कि उस समय कोरोना जस्ट ख़त्म हुआ था और वो पहला चुनाव था, तो वो सबके लिए नया था। इलेक्शन कमीशन को नहीं मालूम था कि वो किस तरीके से कोरोना के जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको वो फॉलो कर पाएगी। उन्होंने कुछ गाइडलाइंस भी निकाली, बाद में वो सारी गाइडलाइंस धीरे धीरे चुनाव का प्रचार जैसे बढ़ा तो वो ध्वस्त होता चला गया। हमारे बहुत से वर्कर्स और हमारे बहुत से लीडर्स कोरोना की चपेट में भी आए और यूँ कहा जाए तो चुनाव 2 सेट्स में लड़ा गया। कुछ लोग कोरोना की चपेट में शुरू में आए, कुछ बाद में आए, इस तरीके की स्थिति रही। तो कोरोना का बहुत बड़ा इम्पैक्ट था। लेकिन जहाँ तक ज़मीनी माहौल का सवाल है और जो वोटर्स का रुझान था, वो शुरू से एनडीए के पक्ष में था। वो हमको 2020 में देखने को मिला और उसके नतीजे भी उसी तरीके से आए। आपको पता है कि हमने 5 साल सरकार चलाई। आज जब हम 2025 को देखते हैं तो उससे कहीं ज़्यादा रुझान और कहीं ज़्यादा वातावरण एनडीए के पक्ष में है। इसलिए एक बहुत बड़ा अंतर देखने को मिलता है। 2020 के मुकाबले आप कह रहे हैं 2025 में एनडीए के लिए रुझान और ज्यादा है। तो सर, कुनबा भी तो बढ़ा है ना। चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा सब आपके साथ हैं। लेकिन अब इसी से जुड़ा हुआ अगला सवाल ये है कि अगर ये कुनबा इतना बढ़ा, जातिगत समीकरण पेपर पर सब सेट हुआ, बावजूद इसके रेवड़ी पॉलिटिक्स के तो बीजेपी हमेशा अगेंस्ट रही है। लेकिन इस चुनाव में एन चुनाव से पहले 10-10 हजार रुपए महिलाओं के खाते में आप दे रहे हैं, मुफ्त बिजली आप उसका वादा कर रहे हैं। बाकायदा विपक्ष तो कह रहा है कि ये सीधे सीधे वोटर को घूस देने वाला मामला है। ऐसा है, अभी तक चाहे कांग्रेस पार्टी हो, आरजेडी हो, ये महागठबंधन हो जिसको मैं महाठगबंधन कहता हूँ और महालठबंधन कहता हूँ, ये इन लोगों को कभी भी एम्पावरमेंट, सशक्तिकरण कभी समझ में नहीं आएगा। क्योंकि इन्होंने चुनाव की राजनीति जिस तरीके से की है वो हमेशा वोटर्स को खरीदने की है। हम जब बात करते हैं और एनडीए जब बात करती है, जब मोदी जी बात करते हैं, जब नीतीश कुमार जी बात करते हैं, तो वो सशक्तिकरण के करते हैं, वो एम्पावरमेंट की करते हैं। हमने ये जो महिला रोजगार योजना के तहत 10,000 रुपये दिए, उसके साथ क्या कहा कि हम 2 लाख रुपए आपको स्वरोजगार के लिए आपके खाते में डालेंगे। तो हमें समझना होगा ये रेवड़ियाँ नहीं हैं, ये महिलाओं। और किसी ने क्या खरीदा? सिलाई मशीन खरीदी, किसी ने बकरियां खरीदी, किसी ने केक बनाने की मशीन खरीदी, किसी ने अपनी छोटी सी कुटीर उद्योग की तरफ बढ़ने की सोची, तो उसके लिए उसने उसको सीड मनी के रूप में रखने का प्रयास किया, एक छोटे लेवल पर। तो आपके ध्यान में आएगा कि लोगों ने ब्यूटी पार्लर के लिए भी कुछ लोगों ने आगे बढ़ने का प्रयास किया और इस तरीके की कई चीज़ों को किया। तो यह, और जब 2 लाख रुपए इसके बाद जब उनको मिलने वाला है तो वह स्वरोजगार की तरफ उनको बढ़ावा देने का है, ये महिला सशक्तिकरण का है और ये इसको ताकत देने का, महिलाओं को ताकत देने का, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट करने का, आर्थिक सशक्तिकरण करने का जरिया है जिसके माध्यम से किया गया है। लेकिन ये तेजस्वी को, राहुल को, इनको कोई समझ में आने वाला नहीं है, ये कभी समझेंगे नहीं, क्योंकि इन्होंने सारी ज़िंदगी इसी तरीके से रिश्वत देकर के ही वोटों को खरीदा है। इसलिए इनकी सोच में, जिसकी सोच जैसी होती है
हमारे यहाँ हर स्कीम, फॉर एग्जाम्पल कि हमने उनको इसके तरीके से सशक्तिकरण तो किया ही, लेकिन यही थोड़ी ना किया है। हमने आयुष्मान भारत में लगभग 5 करोड़ 40 लाख बिहार के लोगों को 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर दिया है। अब ये रेवड़ी है क्या? ये उनके जीवन में उनका इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के लिए, एक 50 साल का व्यक्ति को हार्ट की तकलीफ हो जाती है, आप सोचिए कमाने वाला व्यक्ति एक तरीके से डिफंक्ट हो जाता है, आज वो अपना ऑपरेशन बाईपास कराता है और फिर से काम पर आता है। आज किसी को कोई और तकलीफ होती है तो उसके लिए वो किसी को अल्सर हो जाता है, किसी को अपेंडिसाइटिस हो जाता है, किसी को और लगभग 2000 के सर्जिकल इंटरवेंशंस की बात की गई है। तो ये इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की तरफ उसको बढ़ने के लिए उसको एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस है कि 5 लाख रुपए हर साल मेरे इलाज के लिए। मजबूर के साथ मोदी सरकार और बिहार में अब जैसे हर घर जल, अब हर घर जल बहनें हमारी पोखर पर जाती थी घैला उठा करके, टाइम स्पेंट, क्वालिटी ऑफ वाटर, उससे होने वाली डिजीजेस, आप इसको समझिए। आज उनके घर में साफ सुथरा पानी आ रहा है, तो उनका एम्पावरमेंट हुआ है, उनका सशक्तिकरण हुआ है कि नहीं हुआ है? अब आप बोलो ये एल्योरमेंट है, तो ये कैसे एल्योरमेंट है? हमने उनको पक्का मकान दिया और हमने तो ये भी कहा है कि बिहार में या सारे देश में कोई भी कच्चे मकान में नहीं रहेगा। लेकिन प्रण तो तेजस्वी भी ले रहे हैं ना, तेजस्वी प्रण वो लेकर आए। और तेजस्वी प्रण के जरिए वो ये कह रहे हैं कि साहब चाहे मुफ्त बिजली की बात हो या फिर पेंशन दर में जो वृद्धि की बात हुई है या फिर जो माई बहन सम्मान योजना है, वो कह रहे हैं सारी ओरिजिनली मेरी थी योजनाएं जो कॉपी कर ली हैं नीतीश सरकार ने, और साथ ही वो 2 करोड़ परिवारों को हर घर परिवार में सरकारी नौकरी का जो वो वादा कर रहे हैं, तो वो तो कह रहे हैं कि नैरेटिव कहीं ना कहीं तेजस्वी प्रण सेट कर रहा है। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि जो लोगों के एम्पावरमेंट की स्कीम्स हैं, पॉलिसीज हैं, इसके जन्मदाता और इसको आगे बढ़ाने वाले 2014 के बाद हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, और वो स्टेट्स में भी लागू हुआ और नीतीश कुमार जी ने भी उसको आगे लागू करके अपने तरीके से स्टेट बजट से उसको और उसको एनरिच किया। जहाँ तक तेजस्वी का सवाल है जो आप पूछ रहे हैं कि ये उनकी स्कीम है, पढ़े लिखे कम हैं, उनको जानकारियाँ कम हैं, जो मर्जी होता है वो बोल देते हैं। अब उन्होंने कह दिया हर परिवार को नौकरी देंगे, 2.5 करोड़ के 2 करोड़ 17 लाख शायद परिवार हैं। अब आप बताइए 12 लाख करोड़ रुपए की सैलरी बनती है, एक मोटा मोटी एस्टिमेट आंकड़ा ले तो 12 लाख करोड़ रुपए की सैलरी बनती है, 3 करोड़ 17 लाख का तो बिहार का बजट है। तो ये कहाँ से करेंगे? मैं पिछली बार भी बोलते थे 10 लाख की नौकरी देंगे, 10 लाख नौकरी देंगे। इनको मालूम नहीं है नौकरी देने का सिलसिला क्या होता है। हम बरौनी में कोई प्लांट लगाते हैं, हम कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन करते हैं, हम ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बनाते हैं। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के कैबिनेट नोट में क्या लिखा होता है कि यह 750 बेड का हॉस्पिटल बनेगा, इसमें लोगों के मरीजों के लिए 1200-1250 करोड़ रुपए इसमें खर्च होंगे और रेकरिंग एक्सपेंडिचर 2000 करोड़ का होगा। कैबिनेट नोट के नीचे क्या लिखा रहता है? दिस विल प्रोवाइड 5000 डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट। तो ये तरीका होता है एम्प्लॉयमेंट देने का। इन्होंने कभी, इनके घर में 2-2 मुख्यमंत्री रहे हुए हैं, लेकिन इनको कोई सरकार चलाने का ना इल्म है, ना अंदाजा है, न ही सीरियसनेस है। इन्होंने कह दिया कि हम 14 तारीख को आपको आपके खाते में 30-30 हज़ार रुपए दे देंगे। एक तो इनको साफ दिख गया है कि चुनाव हार रहे हैं, इसलिए डेस्परेट होकर के चुनाव के अंतिम काल में इन्होंने ये कहा, और 14 तारीख को देंगे। आप बताइए कभी 14 तारीख को कोई दे सकता है क्या? मकर संक्रांति वाले दिन वो कह रहे हैं 14 जनवरी को, मैं वही कह रहा हूँ, एक मुश्त आ जाएगा पूरा साल का पैसा। कोई लीडर चुना जाता है, घोषणा होती है, उसके बाद कोई कैबिनेट बनती है, कैबिनेट, तो ये 14 तारीख कैसे बोलते हैं? तो ये मूर्ख बना रहे हैं बिहार के लोगों को। मैं मूर्ख शब्द नहीं बोलूंगा, लेकिन उनको गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। वो शायद जो आपने पहला शब्द बोला वो उनके लिए लागू होता होगा, लेकिन वो गुमराह कर रहे हैं और इस तरीके से लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बिहार की जनता, रुमाना जी, बहुत राजनीतिक दृष्टि से बिहार राजनीतिक दृष्टि से बहुत ही जागरूक है और उसको अपने राइट्स का उपयोग करना आता है। जितने भी आंदोलन की शुरुआत हुई है वो बिहार से शुरुआत हुई है और वहाँ सच्चाई के लिए लड़ने के लिए बिहार के लोग हमेशा सजग रहते हैं और हमेशा तत्पर भी रहते हैं। इसलिए उनके राइट्स का हनन हो ये संभव नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, उनको कोई गुमराह कर सके
यह भी संभव नहीं है। इसलिए ये मैं सच बताऊं, ये शहजादे जो है ना सारे, इन्होंने कोई जमीनी तरीके से राजनीति कभी की नहीं है, इनको जमीन का कोई अंदाजा नहीं है। ये हिट एंड रन, हिट एंड ट्रायल, इस तरीके के प्रोसेसेस से निकले हुए लोग हैं सारे शहजादे, ये हो चाहे इनका भाई हो, जितने भी हैं भाई, मतलब जो इनका पार्टनर है राहुल गांधी, ये सब लोग इसी तरीके से निकले हुए लोग हैं। इनको कोई जमीन का अंदाज नहीं है। योगी आदित्यनाथ ने कहा था पप्पू अप्पू टप्पू। अब देखिए, वैसे उन्होंने बोला है, लेकिन नाव से छलांग लगा करके मछली पकड़ने की कोशिश करना, ये सब ऑप्टिक्स, ये सब ड्रामेबाजी, ये सब तरीके की एक्टिविटीज करना, इससे बिहार की जनता कोई प्रभावित होने वाली नहीं है। ये इनके बारे में दिस स्पीक्स अबाउट देमसेल्व्स। ये पिकनिक के लिए आते हैं। क्योंकि आप राहुल गांधी पर आ ही गए, तो मेरे पास सवाल राहुल गांधी से जुड़ा हुआ भी था, यहीं पर उसको पूछ लेती हूँ कि उन्होंने अभी हाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एसआईआर के मुद्दे को लेकर वो लगातार वोट चोरी की बात कर ही रहे हैं। अब उन्होंने ये दावा कर दिया कि साहब हरियाणा में वोट चोरी हुई थी, 25 लाख वोट चुराए गए, और जो हरियाणा में हुआ वो ये कह रहे हैं वही बिहार में होने वाला है। ऐसा सबसे पहले आपने राहुल गांधी जी पर प्रश्न किया, तो मैं सीरियसली आपको जवाब देना चाहता हूँ। राहुल गांधी देश के विरोध में वातावरण बने इस एजेंडे को लेकर के चले हुए। मोदी जी का विरोध करते करते वो इतने फ्रस्ट्रेट हुए हैं, उनको मालूम है कि मोदी जी अगले आने वाले समय में लंबे समय तक देश के प्रधानमंत्री के रूप में, उन्होंने प्रधान सेवक के रूप में उन्होंने काम करना है। उस फ्रस्ट्रेशन में मोदी जी का विरोध करते करते वो देश का विरोध करने लगे हैं। वो यहाँ उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक का विरोध किया, एयर स्ट्राइक का विरोध किया, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में प्रश्न उठाए, सैनिकों का अपमान किया। जब जब वो भारत से बाहर गए हैं, जिस जिस यूनिवर्सिटी में उन्होंने बोला है, वो उन्होंने हमेशा भारत की निंदा की है और भारत के इंस्टीट्यूशंस पर प्रश्न उठाए हैं। जबकि दुनिया में लोग भारत के इंस्टीट्यूशंस पर रिसर्च कर रहे हैं कि इतनी बड़ी जनसंख्या का देश, वाइब्रेंट डेमोक्रेसी विथ वेरी रोबस्ट सिस्टम ऑफ ऑपरेशन, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस, इन पर वो आघात करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी खत्म हो गई, आप आकर के हमारे डेमोक्रेसी को बचाओ। ये लीडर ऑफ द ऑपोजिशन की भाषा है क्या? तो ये डेस्परेशन है राहुल गांधी का? डेस्परेशन है, और पार्लियामेंट में बोलते नहीं। पार्लियामेंट में बैठते नहीं, पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने कभी कोई सीरियस चर्चा की हो ऐसा मैंने कभी देखा नहीं। ये उनका बैकग्राउंड है। आप उन्हें सलाह क्या देंगे? क्योंकि वो सलाह जिस तरीके से सलाह तो बाद में दूंगा, लेकिन जो आपने कहा अभी एसआईआर के बारे में जी, आप उनके 3 स्टेटमेंट्स उठा के दीजिए। किसी में वो बोल रहे हैं 10 लाख वोट गड़बड़ हो गए, फिर 1 महीने बाद वो 7 लाख पर आते हैं, फिर अलग अलग आंकड़े उनके हैं, कोई सीरियस थॉट नहीं है। दूसरी बात, आप इलेक्शन कमीशन में आपके नाम से और आपकी पार्टी के नाम से एक मेमोरेंडम नहीं है। आपने कहीं भी, मुझे आपसे शिकवा है, मुझे आपके इंस्टीट्यूशन से शिकवा है, तो मैं मेमोरेंडम दूंगा ना, मैं इन्वेस्टिगेशन के लिए कहूंगा ना, मैं बात कहूंगा ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये हिट एंड रन, ये क्या तरीका है? और इस तरीके से इन बातों को रखना। एसआईआर के बारे में, अच्छा एसआईआर के बारे में वो खुद भी कितने कंफ्यूज हैं वो भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ। वोट चोरी उन्होंने कहा, अलग अलग आंकड़े दिए, इससे उनकी सीरियसनेस का पता चलता है कि उनको कोई जमीनी चीज का अंदाज नहीं है। एफिडेविट पे उन्होंने कोई लिखा नहीं, उन्होंने कोई मेमोरेंडम दिया नहीं, उन्होंने कोई इस तरीके का, इलेक्शन कमीशन के पास वो गए नहीं। ईवीएम के बारे में इसके पहले प्रश्न उठाया था, सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम को क्लीन चिट दी। हम डिजिटल इंडिया की तरफ बढ़ रहे हैं, और ये किस तरीके से ईवीएम पर प्रश्न खड़े कर रहे हैं ये भी हमारे सामने है। दुनिया के लोग हमारे ईवीएम को स्टडी करने के लिए आ रहे हैं, वो अपने देशों में रेप्लिकेट करने की बात कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आज जिस तरीके से वो इलेक्शन करा रहे हैं और इस तरीके से रोबस्ट सिस्टम से लोगों का मताधिकार हो रहा है, इसकी प्रशंसा हो रही है। इन्होंने उसके बारे में प्रश्न किया। अब ये एसआईआर पर आ रही है, इन्होंने वोट चोरी की बात की, अलग अलग आंकड़े दिए, सीरियसनेस नहीं थी, शपथ पत्र नहीं दिया इन्होंने, ना ही एफिडेविट दिया, ना ही इन्होंने मेमोरेंडम दिया। उसके बावजूद भी जब हम एसआईआर की बात करते हैं तो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर, ये कोई पहला थोड़ी ना हुआ है। 52 में हुआ है, 60 के दशक में हुआ है, 70 के दशक में हुआ है,
90 में 80 में हुआ है, 2002 में हुआ है। और आप जब बोल रहे हो वोट चोरी हो रहा है तो उसी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में वही तो पकड़ में आएगा ना, सही, वही तो पकड़ में आएगा। अब तेजस्वी के 2 वोट निकले कि नहीं निकले, प्रशांत किशोर के 2 वोट निकले कि नहीं निकले, ये लोग पढ़े लिखे हैं कि नहीं, अपने आप को कहते हैं कि नहीं पढ़े लिखे हैं, इनको नहीं मालूम था कि हमको कहीं ना कहीं डिलीट कराना होगा, इनको नहीं मालूम था। जब ये इस तरीके का व्यवहार करते हैं, प्रशांत किशोर जो दुनिया में सब जगह सरकारें बनाने का दावा करता है, उसको ये नहीं मालूम है कि बिहार में भी वोट है और वेस्ट बंगाल में भी वोट है। और ये राहुल गांधी, इनको नहीं मालूम है, तेजस्वी को नहीं मालूम था कि इसके 2 जगहों पर वोट है। तो ये खुद जिस तरीके का व्यवहार करते हैं, इसका इलाज एक ही है, वो है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, और वो समय समय पर होता रहा है। तो उसका विरोध वोट चोरी का क्या, वोट चोरी है तो वोट चोरी को हम ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ठीक करने का प्रयास कर रहा है। लेकिन ये राहुल गांधी है जिसकी समझ में कुछ आता नहीं है। और एक बात और है, इनका एक हिडन एजेंडा था। वो हिडन एजेंडा ये था कि ये घुसपैठियों को प्रोटेक्ट करना चाहते थे। अब बिहार की जनता ने तय कर लिया है कि बिहार घुसपैठिए नहीं चलाएंगे, बिहार के लोग चलाएंगे। तो ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। पर जो वोट कटे चुनाव आयोग की तरफ से, तो घुसपैठियों को लेकर कोई ऐसा नंबर दिया नहीं क्या? नंबर देने की आवश्यकता नहीं है। ओके। हम ये विपक्ष सवाल पूछता है बार बार। हाँ। विपक्ष तो सवाल पूछे, जिसका हिस्ट्री नहीं मिली उसके वोट कट गया। ओके। जिसने आकर के शपथ पत्र नहीं ले, जिसने ये नहीं कहा कि मेरा वोट गलत कटा है, वो वोट कट गया। तो उसमें मतलब आप कह रहे हैं कि घुसपैठिए यकीनन रहे होंगे जिनके वोट कटे? निश्चित रूप से। ठीक है सर, वो जो मैंने पहले पूछा था आपसे कि राहुल गांधी, नतीजे भी 14 नवंबर को आएंगे, लेकिन वो पहले ही कह रहे हैं कि जो हरियाणा में हुआ, मतलब हरियाणा में कांग्रेस हार गई, वो कह रहे हैं वही बिहार में होने जा रहा है। ऐसा उन्होंने पहले से ही हार मान ली है। उनको दिख गया है, अब वो बहाने ढूंढ रहे हैं, डिफेंसिव खेल रहे हैं। आपने जो बड़ा पढ़ाई लिखाई में कमजोर बच्चा होता है ना, हमने स्कूल में भी देखा है, मैं तो वो शुरू से ही टीचर को दोषी ठहराने लगता है। ये टीचर मुझे नहीं चाहता, ये मेरे को नंबर नहीं देगा, ये मेरे खिलाफ है, एग्जाम में क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आ गए, ऐसे ऐसे बहाने वो पहले ही गढ़ने लगता है, क्योंकि उसको मालूम है कि उसने चुनाव में फेल, उसने एग्जाम में फेल होना है। ठीक है। तो ये इसी तरीके का इनका व्यवहार है कि इनको एग्जाम में पता है 14 तारीख को क्या होना है, तो पहले से ही बहाना ढूंढना शुरू करो। और दूसरा जो एक बहुत बड़ा इंटेंशन जो ये राहुल गांधी जिन लोगों के कहने पर ये सब करते हैं, उनका इंटेंशन इस देश को कमज़ोर करने का है और हमारे अपने कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस को डिफेम करने का है, उनके ऊपर प्रश्न लगाने का है। इसके इस बड़े खेल के ये पार्ट एंड पार्सल है। ओके, दोबारा से ज़रा बिहार स्पेसिफिक बात करते हैं सर। इधर महागठबंधन में हाँ ना करते करते आखिरकार वो बड़ी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और मुख्यमंत्री उम्मीदवार के तौर पर तेजस्वी यादव के नाम का ऐलान किया गया। डिप्टी सीएम मुकेश सहनी ऐलान किया गया। दूसरी तरफ एनडीए नेता आपके सामने आते हैं और वो कहते हैं कि हाँ नीतीश जी ही सीएम बनेंगे, नीतीश जी के नेतृत्व में ही हम चुनाव लड़े, लेकिन आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है। क्या आप आज एबीपी न्यूज़ के इस मंच से मेरे दर्शक को ये बताएंगे कि 2025 एनडीए जीतेगी तो सीएम नीतीश ही बनेंगे? देखिए, मैं आपको बताता हूँ। पहली बात तो आप समझिए 2020 में हमारी सीटें ज़्यादा थी। बिल्कुल। हमने नीतीश जी को नेता बनाया और हमने आग्रह करके उनको नेता बनाया। यह चुनाव हम उनके नेतृत्व में लड़ रहे हैं। यह चुनाव उनके नेतृत्व में जब लड़ा जाता है तो उन्हीं के नेतृत्व में आगे बढ़ना है हमने। और वैकेंसी कहाँ है हमारे यहाँ? कोई वैकेंसी का सवाल ही नहीं उठता है। वहाँ महाराष्ट्र में भी तो शिंदे जी के नेतृत्व में लड़ा था चुनाव। हाँ, वहाँ जरूर लड़ा था, लेकिन यहाँ पर हम नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं और उन्हीं के नेतृत्व में आगे सरकार चलेगी। तो कंफ्यूजन कोई नहीं है? कोई कंफ्यूजन। एनडीए की सरकार बनेगी तो सीएम नीतीश ही होंगे? मैं निश्चित रूप से बोल रहा हूं कि वैकेंसी है ही नहीं, इसलिए वही कंटिन्यू करेंगे। नीतीश ही सीएम के तौर पर कंटिन्यू करेंगे? आप हमारे को मुंह में रोमाना सर, ये कोई बोलता नहीं है। हमारे तरीका ही यही होता है कि हम नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं और नीतीश जी के ही नेतृत्व में हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अगली सवाल की तरफ आगे बढ़ेंगे। वो जंगल राज, और जंगल राज वाला मुद्दा एक ऐसा है जो पिछले 20 साल पुराना जो राज था उसको याद दिलाकर एनडीए हर बार वोटर के बीच जाता है, वोट मांगता है। इस बार भी वो मुद्दा जमकर उठ रहा है, लेकिन चुनाव के एन बीच में
मोकामा में जो हुआ, वहां पर जिस तरीके से कट्टा दुनाली सब चल गए, जेडीयू के उम्मीदवार अनंत सिंह सलाखों के पीछे गए, तो आपको लगता है कि वो जंगल राज वाला जो एनडीए का नैरेटिव है उसको झटका लगा? देखिए, पहली बात, हम 20 साल से जंगल राज क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं कि अभी भी आरजेडी बदली नहीं है। उसका डीएनए अभी भी आरजेडी का यही डीएनए है। आर स्टैंड्स फॉर रंगधारी, जे स्टैंड्स फॉर जंगल राज एंड डी स्टैंड्स फॉर दादागिरी। ये उनका सोच है, इनकी थॉट प्रोसेस से निकला हुआ इनके कल्चर है, इनके कल्चर में से निकलते हैं। आज दिन हो गए, 20 साल हो गए, कभी आरजेडी ने कहा कि हमसे गलती हुई? रियलाइजेशन इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स इंप्रूवमेंट। तो जब रियलाइजेशन ही नहीं है, मीसा की शादी में टाटा का शोरूम तोड़ करके गाड़ियां निकाल करके ले गए, कभी सॉरी बोला, कभी शिल्पी गौतम का केस हुआ, कभी उसमें आरजेडी के नेता इन्वॉल्व थे, केस को उन्होंने रफा दफा कर दिया, केस को खराब कर दिया उन्होंने। बीबी विश्वास की बीबी, आईएएस की बीबी, दलित आईएएस की बीबी के साथ, श्रीमती के साथ दुष्कर्म हुआ, उनकी माताजी के साथ दुष्कर्म हुआ, उनके मेड सर्वेंट के साथ दुष्कर्म हुआ, आरजेडी के नेता इन्वॉल्व थे, सारा केस रफा दफा किया गया। यानी क्राइम को सत्ता का प्रोटेक्शन था, क्राइम को सत्ता का प्रोटेक्शन उनके तरफ से हमेशा मिला है। अब आप मोकामा की बात कीजिए, मोकामा में घटना घटी, घटनाएं घटती हैं, इसके पहले भी कुछ केसेस हुए होंगे, सब पर पुलिस ने एक्शन लिया है। और पुलिस, इसलिए स्टेट जो है, एडमिनिस्ट्रेशन जो है, वो न्याय को ध्यान में रखता है। तो ये जंगल राज और स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन में जो लॉ ऑफ द लैंड है उसको लागू करते हैं नीतीश कुमार, ये फर्क होता है। अब आपने जंगल राज की बात की, तो आज भी इनके कल्चर में ये रचा बसा हुआ है, ये उससे निकलने वाले नहीं है। इन्होंने एक रैली निकाली, तेल पिलावन लठिया भांजन, लालू जी ने निकाली थी, 2003 की बात है। और उन्होंने पटना में आकर के, मैं तो पटना में रहा हूं, मैंने तो देखा है, खौफ पैदा किया सारे प्रदेश में कि हमारे खिलाफ जो उठेगा उसका हश्र क्या होगा, उसका एक उन्होंने एग्जाम्पल, उन्होंने एक वातावरण बनाने का प्रयास किया। कभी माफी मांगी? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और शायद यही वजह है कि आरजेडी के पोस्टर्स में लालू प्रसाद यादव की तस्वीर ढूंढे से भी नहीं दिखती है। इसका जिक्र आप लोग भी करते हैं, और यही वजह है शायद कि तेजस्वी यादव अब जब प्रचार के लिए जा रहे हैं तो वो मंच से खड़े हुए लोगों से कहते हैं कि मैंने कुछ गलत किया, मेरी क्या गलती है? आपको क्या लगता है, क्या तेजस्वी यादव उस छाया से निकल पाएंगे? कभी नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि इनके अगर इर्द गिर्द घूमने फिरने वाले लोग वही हैं। ये कभी, देखिए आपको सपोर्ट बेस क्या मिल रहा है। अभी आपके मंच से एक अबोध बच्चे से आपने कहलवाया कि तेजस्वी का राज होगा तो हम कट्टा लेकर के चलेंगे। ये इसको वहां पर सैंक्शन मिला कि नहीं मिला? लोग हंस रहे हैं कि नहीं हंस रहे हैं? खुशी जाहिर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? उस अबोध बच्चे के बोलते समय क्या इंडिकेशन है? किसी ने कहा ऐसी बात मत करो, किसी ने कहा ये गलत है? हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, कंसेंट दे रहे हैं। तेजस्वी ने इसका खंडन किया क्या? तो ये गाहे बगाहे दिख जाता है। इसलिए जनता और विश्वास आप नहीं ये करेगी। सरकार चलाने की बात करते हैं, इनसे तो अपना मंच कंट्रोल नहीं होता, किसी को रोक नहीं सकते, कौन घुसा कौन बैठा कौन क्या, सब फ्री है, फ्री फॉर ऑल। तो ये गुंडा राज की तो पहली निशानी है। हमारे एनडीए के मंच को ही अगर आप देख लीजिए तो उसमें तय होता है कि ये व्यक्ति बैठेंगे, ये बैठेंगे, ये बैठेंगे, ये बैठेंगे, इनका मंच पर रहना। उनके मंच को देखो आप, तो ये इनके पार्टी के डीएनए में है, इनके कल्चर में है, इससे निकल नहीं सकते, उभर नहीं सकते। और इसका पूरा का पूरा कंसेंट पहले लालू का था, राबड़ी जी का था, अब तेजस्वी का है। ये छोटा इंसिडेंट ही मैं आपको बताता हूँ जो बहुत बच्चे से हुआ, किसी ने कोई कंडेम नहीं किया। वैसे सर, इस बार बिहार की राजनीति में एक ऐसी पार्टी भी आई है जो न्यू एंट्रेंट है, उसके पास कोई बैगेज नहीं है, और वो हैं प्रशांत किशोर पीके। आपकी पार्टी के पुराने सलाहकार रहे हैं, चुनाव जिताने के उनके पास बड़े अनुभव हैं, और वो आकर आप दोनों को बराबरी के तरीके से निशाने पर ले रहे हैं।
ये प्रशांत किशोर वाला जो प्रयोग है वो आपको क्या लगता है बिहार की राजनीति में क्या सफल हो सकता है, नहीं तो क्यों? देखिए, सबसे पहली बात तो आपने कहा सलाहकार है वगैरह। हाँ। देखिए, कमेंटेटर होना अलग होता है, प्लेयर होना अलग होता है। कमेंटेटर प्लेयर नहीं हो सकता। और आप ही देख लीजिए वो चुनाव में उनका क्या हश्र हो रहा है। वो तो बड़े दावे कर रहे हैं। वो दावे तो 14 तारीख को निकल जाएंगे, लेकिन आप जमीन पर जाकर के देखिए उनकी स्थिति क्या है। क्या स्थिति है उनकी। और निश्चित रूप से जो युवा उनके साथ जुड़े हुए हैं वो सब उसी तरीके के हैं जो कि नाराज होकर के आरजेडी से निकले थे, वही लोग हैं वो। एक ये नैरेटिव बन रहा है कि प्रशांत किशोर जो हैं वो जंगल राज के विरोध में विकल्प के तौर पर खड़े होंगे और ऐसा अगर होगा तो नुकसान एनडीए को होगा और खासतौर से बीजेपी को होगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एनडीए को, जनता दल यूनाइटेड को जो वोट मिल रहा है वो विकास के नाम पर, स्थिरता के नाम पर, विश्वास के नाम पर उसको कोई अफेक्ट होने वाला नहीं है। ये जो फ्लक्चुएटिंग वोट्स जो जिसको हम कहते हैं कि जो नाराज तरीके के थोड़े लोग होते हैं जो आरजेडी के थे, वही उनके पास गए। तो नड्डा जी, आपका तो इतना अनुभव है, आपके हिसाब से प्रशांत किशोर की पार्टी मतलब कितनी सीटों तक आप उनको देख रहे हैं जाते हुए? मैं तो कोई सीट नहीं देख रहा हूँ। मतलब आप कह रहे हैं प्रशांत किशोर जनस्वराज पार्टी जीरो, खाता नहीं खुलेगा? 14 तारीख को देख लीजिएगा। ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं आप अभी के। मैं आपको बताता हूँ, आप उनका सोशल मीडिया में, ट्विटर हैंडल में उनके फॉलोअर्स देख लीजिए, उसकी नंबर नोट कर लीजिए, उतने वोट नहीं पड़ेंगे, ये मैं आपको बता देता हूँ। ठीक, 14 नवंबर का इंतजार कर लेते हैं। उनके जो फॉलोअर्स हैं सोशल मीडिया में, उतने वोट बिहार में उनको नहीं पड़ेंगे। ठीक है सर, जीरो आप कह रहे हैं जनस्वराज पार्टी का नंबर रहने वाला है, खाता नहीं खुलेगा प्रशांत किशोर का इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में। अब मुझे ये भी बता दीजिए, अपने आकलन के हिसाब से फीडबैक आपके पास आ रहा होगा, इस बार जेडीयू और बीजेपी दोनों जुड़वा भाई के तौर पर 101 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन नतीजों में बड़ा भाई छोटा भाई कौन बनने वाला है एनडीए में? ऐसा हम बराबर पर रहेंगे, हम दोनों बराबर के भाई हैं और हम 160 प्लस जाने वाले हैं। मतलब बीजेपी और जेडीयू दोनों कितनी सीट में जीतेगा? कौन कितनी दोनों सीट की अच्छी स्ट्राइक रेट सेम रहने वाला है? स्ट्राइक रेट सेम रहने वाला है और हम अच्छे मार्जिन से निकलेंगे और 160 सीट से ऊपर जाएंगे। सर, आप जब अध्यक्ष बने तो आपका वो राज्य जहां जन्म हुआ, बिहार, 2020 वाला वहां हमने चुनाव देखा जहां बहुत नजदीकी मामला चला गया था। 125 एनडीए, 110 महागठबंधन। अब हम 2025 के चुनाव के नतीजों का इंतजार कर रहे हैं और बेस्ट एनडीए का परफॉर्मेंस 2010 में हमने देखा था, 206 वाला। इस बार 2025 के लिए आपका असेसमेंट नंबर के हिसाब से एनडीए के लिए क्या है? मैंने कहा 160 प्लस। और आपको मैं बता देना चाहता हूँ ये डबल डिजिट पहुंचते पहुंचते नहीं पहुंच पाएंगे। 160 प्लस आप कह रहे हैं कि एनडीए का नंबर रहेगा और हाई के आंकड़े को पार नहीं कर पाएगा महागठबंधन। महागठबंधन में कांग्रेस ही सबसे बड़ी कमजोर कड़ी साबित होगी। ये तो चुनाव के नतीजे बताएंगे। कांग्रेस तो कोई रेस में ही कहीं दिखती नहीं मुझे। ठीक है, बहुत शुक्रिया जेपी नड्डा साहब, एबीपी न्यूज के लिए समय निकालने के लिए। आप चुनाव में इतने व्यस्त हैं, लगातार पूरी ताकत आपने झोंकी हुई है और संगठन की भी आपके पास इतनी बड़ी जिम्मेदारी है। छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं। एबीपी न्यूज पर लगातार खबरों का सिलसिला जारी है। मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।